नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। तो दिन भर की रही सुर्खियां और जो रही हैं बड़े मुद्दे, जनमत में उन्हीं पर होती है चर्चा। तो आज जनमत में सबसे पहले हम बात करेंगे देश के वीर जवानों की, जो भारत के दुश्मनों के दांत खट्टे करने जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कमर तोड़ने का मिशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऑपरेशन अखल के तहत कुलगाम के घने जंगलों में सुरक्षा बलों ने शनिवार को 2 आतंकियों को मार गिराया, जिनमें से एक पुलवामा का हारिस नजीर डार था और यह वही हारिस है जिसका नाम उन 14 लोकल आतंकियों की लिस्ट में था, जो पहलगाम हमले के बाद खुफिया एजेंसियों द्वारा चिन्हित किए गए थे। हारिस के मारे जाने के साथ ही अब इस लिस्ट में से 7 आतंकी खत्म हो चुके हैं, बाकी 7 की तलाश तेज कर दी गई है। दूसरे मारे गए आतंकी की पहचान अभी नहीं हो सकी है। हारिस से AK-47 मैगजीन, ग्रेनेड और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। यह साफ करता है कि आतंकी किसी बड़े हमले की साजिश में लगे थे, जिसे सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया। ऑपरेशन की शुरुआत शुक्रवार शाम को खुफिया इनपुट के बाद की गई। जैसे ही तलाशी अभियान शुरू हुआ, आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी और फिर मुठभेड़ शुरू हो गई। ऑपरेशन में सेना, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप संयुक्त रूप से शामिल है। ऑपरेशन अखल अभी भी जारी है, क्योंकि आशंका है कि जंगल में और आतंकी छुपे हो सकते हैं। इस हफ्ते जम्मू कश्मीर में यह तीसरी बड़ी मुठभेड़ है। इससे पहले 28 जुलाई को ऑपरेशन महादेव में पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकी मारे गए थे। वहीं 31 जुलाई को पुंछ में LOC पर घुसपैठ की कोशिश करते हुए 2 और आतंकी ढेर किए गए। साफ है कि सुरक्षा बलों की रणनीति अब सटीक निशानी और पूरी तैयारी के साथ ऑपरेशन को अंजाम देने की है। 14 लोकल आतंकियों की सूची में से 7 को खत्म करना इस रणनीति की सफलता को दर्शाता है। सवाल यह है कि क्या बाकी बचे 7 आतंकियों की तलाश पूरी होगी? क्या सुरक्षा बल अब उनके मददगार नेटवर्क पर भी वार करेंगे? क्या सीमा पारी से जारी घुसपैठ और प्रशिक्षण के केंद्रों पर अब कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है? एक बात साफ है कि घाटी में अब आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है। हर एनकाउंटर भारत की सुरक्षा नीति को मजबूत करने वाला एक और अध्याय जोड़ रहा है। बिल्कुल, सुदर्शन न्यूज़ की टीम इस वक्त लगातार दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के अखल जंगलों में मौजूद है, जहां पर कल शाम से ही लगातार आतंकियों और सुरक्षा बल के जवानों के बीच मुठभेड़ चल रही है। हालांकि ताज़ा जानकारी ये है कि 2 लश्कर तैयबा आतंकी संगठन के जो आतंकी है उनको यहाँ पर ढेर कर दिया गया है और अभी भी आशंका जताई जा रही है कि अभी भी 1 से लेकर 2 आतंकवादी इस इलाके में मौजूद हो सकते हैं। फिलहाल जो 2 आतंकी मारे गए उसमें एक स्थानीय है, दक्षिण कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है, लश्कर तैयबा से जो है संगठन से वो जुड़ा हुआ था, उनसे भारी मात्रा में असला और गोला बारूद बरामद कर लिया गया है। लेकिन सुदर्शन न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरीके से इन जंगल वाले इलाकों में ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। इससे पहले हमने देखा कि श्रीनगर में ऑपरेशन महादेव चलाया गया, जिसमें 3 आतंकी मारे गए। उसके बाद पुंछ में ऑपरेशन शिव शक्ति चलाया गया, उसमें 2 आतंकी मारे गए। तो पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो एंटी टेरर ऑपरेशन में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर लाई जा रही है। और आपको तस्वीर में थोड़ी सी मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से कहूँगा कि तस्वीरें दिखाए इस जंगल वाले इलाके की। यही वो जंगल वाला इलाका है जहां पर आतंकियों की मूवमेंट की खबर कल जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली थी। उसके बाद CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना की 9 राष्ट्रीय पुलिस ने ऑपरेशन शुरू कर दिया और इस वक्त ऑपरेशन लगातार जारी है। और उस जंगल वाले इलाके में लगातार गोलाबारी का सिलसिला दोनों साइड से यहाँ पर सुनाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी प्रायोरिटी सुरक्षा बलों की यही है कि जितने भी आतंकवादी इस जंगल वाले इलाके में अंदर छुपे हुए हैं उन सभी को ढूंढ निकाल कर न्यूट्रलाइज किया जाए और बिना किसी कोलैटरल डैमेज के आने वाले समय में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़, कल यहाँ पर जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP नीलिन प्रभात दक्षिण कश्मीर के कुलगाम आए, कुलगाम में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से जो है बातचीत की, उनसे जो ऑपरेशन रिव्यू है वो लिया। उसके बाद ये कहा जा रहा था कि इस वजह से ऑपरेशन में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी कल से ही लाई गई और जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP के जो रिव्यू मीटिंग है उसके तुरंत बाद ही यहाँ पर ऑपरेशन शुरू किया गया है। लेकिन इस वक्त ऑपरेशन लगातार जारी है, जंगल वाले इलाके की तलाश लगातार की जा रही है। 2 आतंकवादियों को इस वक्त मारा गया है। अभी भी आशंका जताई जा रही है कि 1 से लेकर 2 आतंकवादी इस जंगल वाले इलाके में मौजूद है। तो बीते 1 हफ्ते के दौरान 3 अलग अलग ऑपरेशंस में अभी तक जो है 7 आतंकी मारे गए हैं, जबकि यहाँ पर ऑपरेशन कुलगाम वाला अभी भी जारी है। रोहिल, सुदर्शन TV, दक्षिण कश्मीर, कुलगाम। जब बारिश कहर बनकर टूटे, जब जिंदगी डूबने लगे, तब एक नाम भरोसे की तरह सामने आता है, भारतीय सेना।
मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में बाढ़ से जूझते लोगों को बचाने के लिए सेना ने एक बार फिर मोर्चा संभाल लिया है। सड़कों पर पानी है, घरों में अंधेरा है, लेकिन सेना के जवान उम्मीद की रोशनी बनकर लोगों की जान बचा रही हैं। गुना और शिवपुरी में हालात काबू में आने पर सेना की टुकड़ियां वापस लौट गई हैं, लेकिन अशोकनगर और सिहोरा जैसे इलाकों में अभी भी जवान रेकी कर रही हैं ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत राहत पहुंचाई जा सके। राजस्थान के धौलपुर में सेना अलर्ट मोड पर है। एक इशारा मिलते ही राहत और बचाव का काम शुरू हो जाएगा। वहीं पंजाब के श्रीगंगानगर में प्रशासन के अनुरोध पर सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। वहां जलभराव की गंभीर समस्या से निपटने के लिए सेना ने न केवल तकनीकी सहायता दी है, बल्कि 5 पंपिंग सेट और 2 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन भी लगाई है। अब तक 105 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, 300 से ज्यादा लोगों को इलाज दिया गया है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये भारतीय सेना की संवेदनशीलता, तत्परता और राष्ट्र के प्रति समर्पण का प्रमाण है। सेना का एक ही संदेश है, आपदा चाहे कोई भी हो, जब देश पुकारे हम तैयार हैं। ये है वो फौज जो लड़ने के साथ साथ बचाने में भी सबसे आगे है। और अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के 51वें काशी दौरे की। एक ऐसा दौरा जो केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की पुनः घोषणा है। यह यात्रा विकास की पूजा थी और सेवा का यज्ञ। जी हां, वाराणसी की पवित्र धरती एक बार फिर साक्षी बनी उस पल की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काशी दौरे को देश के किसानों, दिव्यांगजनों और करोड़ों देशवासियों के नाम समर्पित कर दिया। सुबह प्रधानमंत्री मोदी विशेष विमान से बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद पीएम सीधे सेवापुरी के बनौली गांव रवाना हुए, जहां उनका अगला कार्यक्रम था जनसंवाद और जनसत्ता का प्रदर्शन। बनौली में प्रधानमंत्री ने 9.70 करोड़ किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त के रूप में 21,000 करोड़ ट्रांसफर किए। इस सम्मान निधि का हिस्सा वाराणसी के 2.21 लाख यानी कि 2,21,000 किसानों को भी मिला है। प्रधानमंत्री ने जनसभा में कहा कि सावन का महीना हो, काशी जैसे तपोभूमि हो और देश के अन्नदाता से जुड़ने का अवसर हो। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। जब काशी से धन जाता है तो वह प्रसाद बन जाता है। यह वही मंच था जहां प्रधानमंत्री ने सेना के ऑपरेशन सिंदूर का भी स्मरण करते हुए कहा कि हमारे जवानों के पराक्रम की गूंज भी काशी से उठी थी और आज किसानों को प्रणाम करने का अवसर मिल रहा है। यह विराट किसान उत्सव है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने। आज हम काशी से देश भर के लाखों किसानों से जुड़े हुए हैं। सावन का महीना हो, काशी जैसा पवित्र स्थान हो और देश के किसानों के साथ जुड़ने का अवसर हो, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। क्यों? आज महादेव की नगरी में विकास और जन कल्याण के इतने काम हुए। शिव का अर्थ ही होता है, शिव का मतलब ही है कल्याण। लेकिन शिव का एक रूप और भी है। शिव का एक रूप तो कल्याण है, शिव का दूसरा रूप है रुद्र रूप। सामने जब आतंक और अन्याय होता है, तब हमारे महादेव रुद्र रूप धारण करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत का यही रूप देखा है। भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। लेकिन भाइयों बहनों, दुर्भाग्य से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर हमारे देश के कुछ लोगों को भी पेट में दर्द हो रहा है। ये कांग्रेस पार्टी और उनके चेले चपाटे, उनके दोस्त
इस बात को पचा नहीं पा रहे कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। मैं मेरे काशी के मालिकों से पूछना चाहता हूं, भारत की ताकत से आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? साथियों, मोदी के विकास का मंत्र है, जो जितना पिछड़ा उसे उतनी ज्यादा प्राथमिकता। जो जितना पिछड़ा उसे ज्यादा प्राथमिकता। इस महीने केंद्र सरकार ने एक और बड़ी योजना को मंजूरी दी है। इसका नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इस योजना पर 24,000 करोड़ रुपए किसानों के कल्याण के लिए, कृषि व्यवस्था के लिए, कृषि विकास के लिए 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देश के ऐसे जिले जो पिछली सरकारों की गलत नीतियों के कारण विकास की राह में पिछड़ गए, पिछड़े रह गए, जो कृषि उत्पादन भी कम हो रहा है, जहां किसानों की आमदनी भी कम है, अरे कोई पूछने वाला नहीं था, उन जिलों पर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का फोकस होगा। जो इस सावन के लेकिन प्रधानमंत्री का यह दौरा केवल भाषणों का नहीं बल्कि विकास के धरातल पर उतरते हुए वादों का भी प्रमाण बना। उन्होंने एक साथ 2,183.45 करोड़ रुपए की 52 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें से 14 परियोजनाओं का लोकार्पण और 38 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। प्रधान परियोजनाओं की बात करें तो वाराणसी भदोही 4 लेन, जिसकी लागत 259.10 करोड़ है, जो इस दौरे की सबसे बड़ी लोकार्पण परियोजना रही। राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जिसकी लागत 85.72 करोड़ है। सबसे बड़ी शिलान्यास परियोजना के रूप में आज इसकी आधारशिला रखी गई है। इसी के साथ महामना कैंसर संस्थान में रोबोटिक सर्जरी यूनिट और सीटी स्कैन की भी स्थापना की गई। इसके अलावा रामनगर में 36वीं वाहिनी पीएसी और बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण, गंगा के 24 घाटों का पुनरुद्धार, जो बनारस की पहचान को और दिव्यता देगा। मुंशी प्रेमचंद के घर को संग्रहालय में बदलने की योजना, जिससे काशी की साहित्यिक विरासत को वैश्विक पहचान मिलेगी। इन सब योजनाओं को लेकर कहा जा सकता है कि काशी अब केवल आध्यात्मिक राजधानी नहीं बल्कि पूर्वांचल की आधुनिक विकास राजधानी बन रही है। इस विकास यात्रा में दिव्यांगजन भी विशेष रूप से शामिल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने चुनिंदा लाभार्थियों का वैयक्तिक उपकरण प्रदान कर आत्मनिर्भरता को लेकर भी बबली कुमारी को लो विजन उपकरण दिया है और संतोष पांडे और मनोज कुमार को स्पोर्ट्स व्हील चेयर, सीतापाल को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, 61 वर्षीय किशोर को श्रवण यंत्र। यह केवल उपकरण नहीं थे, ये आत्मविश्वास देने वाली चाबी थी। यह उस समाज का धन्यवाद था जो अपने हर नागरिक को साथ लेकर चलने की नीति पर चल रहा है। साथ ही योजनाओं पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह सिर्फ विकास की योजनाएं नहीं बल्कि काशी के कण कण में नवजीवन भरने वाली ऊर्जा है। स्वावेद महामंदिर तक नई सड़क हो या स्वतंत्रता सेनानी स्मृति स्थल का सौंदर्यीकरण, यह आत्मा से जुड़े काशी को आत्मनिर्भर काशी में बदलने की दिशा है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि काशी का यह बदलाव केवल बनारस तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि यह नए भारत के निर्माण की एक आधारशिला बनेगी। प्रधानमंत्री का यह दौरा विकास, सेवा और राष्ट्रधर्म का एक ऐसा संयोजन था जो भारत की लोकतांत्रिक यात्रा को नई दिशा दे सकता है। एक तरफ किसानों को सशक्त बनाने का आह्वान, दूसरी ओर दिव्यांगों को उपकरण से स्वाभिमान का उपहार और तीसरी ओर उन विकास परियोजनाओं का शिलान्यास जो काशी को कंचन भी बनाएंगी और कर्मभूमि भी। काशी अब नारे से आगे बढ़ चुकी है। काशी अब योजना से संकल्प तक और संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा पर निकल चुकी है। और उपस्थित अन्नदाता किसान बहन और भाइयों,
आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आज काशी में उपस्थिति और उनका मार्गदर्शन इस सावन के पावन मास में ऐसे समय में हुई है जब बहनों और भाइयों पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत के सामर्थ्य और भारत की शक्ति का एहसास किया है। पहलगांव के अपराधियों को मिट्टी में मिला करके दुश्मन के घर में घुस करके उनका खात्मा करने का वादा भारत रखता है, नया भारत रखता है। ऑपरेशन सिंदूर के सफल क्रियान्वयन के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह आगमन आज काशी की धरती पर हुआ है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लोकार्पण व शिलान्यास अपने कर कमलों से करने की कृपा करें। छत्तीसगढ़ की नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास आज एक खास मौके का साक्षी बना है, जहां बीजेपी की ओर से उत्कृष्ट सदस्यता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उन कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने पार्टी के सदस्यता अभियान को न सिर्फ सफल बनाया बल्कि जमीनी स्तर पर पार्टी की पकड़ को भी मजबूत किया है। कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उपस्थित रहकर उत्कृष्ट कार्यकर्ताओं को शॉल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया है। साथ ही उन्होंने इस अवसर पर कहा कि ये कार्यकर्ता ही पार्टी की असली ताकत है, जिनकी मेहनत से आज भाजपा घर घर तक पहुंच चुकी है। इस अवसर पर कई वरिष्ठ नेता और संगठन पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। देखिए, संगठन पर्व चल रहा था। सभी लोगों को दायित्व दिया गया था कि सदस्यता अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है और इस दायित्व को मैं गंभीरता के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र में मैंने लिया है और रात दिन करके एक जुनून की तरह जो है हम लोगों ने इसमें काम किया। तब जाके 33,875 लगभग 34,000 के लगभग जो है हम सदस्य बना पाए हैं और इसके लिए आज संगठन ने मुझे भूषण सम्मान से सम्मानित किया है और सभी विधायक साथियों ने बधाई दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बधाई दिया, सभी वरिष्ठ नेताओं ने बधाई दिया, प्रदेश अध्यक्ष जी ने बधाई दिया है और आगे भी हमारा लक्ष्य है 2047 जब तक विकसित भारत ना हो जाए तब तक हमारा ये निरंतर जो है कार्यकर्ताओं का जो कार्यक्रम है वो चलता रहेगा और संगठन हित में और देश हित पे हम कार्य करते रहेंगे। यहाँ पर मुख्यमंत्री निवास में सदस्यता अभिनंदन समारोह का आयोजन था। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और इसमें समय पर सदस्यता लेनी पड़ती है और लोकतांत्रिक ढंग से पदाधिकारियों का चयन होता है। पिछले समय करीब 3 महीना हम लोगों का सदस्यता अभियान चला, जिसको हम लोग संगठन महापर्व के रूप में मनाए और श्री अनुराग सिंह देव की अध्यक्षता में एक पूरी टीम थी और इनके मार्गदर्शन में और हमारे सभी वरिष्ठों के मार्गदर्शन में करीब 86 दिनों तक ये सदस्यता अभियान चला और जो लक्ष्य हम लोग को प्राप्त हुआ था प्रदेश को 60 लाख का, सभी कार्यकर्ताओं, हमारे नेताओं, हमारे मंत्री, सांसद, विधायक, हमारे संगठन के लोग सबके प्रयास से लक्ष्य से हम लोग ज्यादा यहाँ पर सदस्यता अभियान सदस्य हम लोग बनाए और सक्रिय सदस्य भी 65,000 हम लोग बनाए, जो कि लक्ष्य से ज्यादा हुआ। तो आज कई ऐसे हमारे कार्यकर्ता जो 3,000 और 3,000 से ज्यादा सदस्य बनाए, कोई 33-33 हजार तक भी सदस्य बनाए। तो ऐसे जो उत्कृष्ट काम के सदस्यता अभियान में उनका सम्मान का यहाँ पर एक कार्यक्रम था और सबको यहाँ पर सम्मान हम लोगों ने किया है। मैं पुनः आप लोगों के माध्यम से ऐसे हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं को मतलब शानदार इस सदस्यता अभियान को सफल करने के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और अपने संगठन के महापर्व में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो लक्ष्य दिया था सदस्यता का, प्राथमिक सदस्यता का,
और पिछली सदस्यता 32 लाख से बढ़कर 60 लाख उस लक्ष्य को पूरा किया, निश्चित समय में पूरा किया। उससे ज्यादा भी सदस्यता हुई। तो ऐसे हमारे सभी वरिष्ठ नेता, मतलब ये मान के चलिए मुख्यमंत्री जी भी, तो प्रदेश अध्यक्ष से लेकर और सभी पदाधिकारी, सभी मंत्री, सभी सम्मानीय मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, हमारे जनप्रतिनिधि, इस तरीके से लक्ष्य को उन्होंने, जो लक्ष्य निर्धारित दिया गया था, उस लक्ष्य को प्राप्त किया। तो स्वाभाविक रूप से हमने उसी समय में इस बात को रखा था कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आमंत्रण और उनके साथ बैठकर सम्मान प्राप्त किया। आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस आया है जब उत्कृष्ट सम्मान प्राप्त हुआ है सदस्यता पर्व को लेकर, और आप देख रहे हैं बड़ा ही उत्साह का वातावरण रहा है और इसी प्रकार सक्रिय सदस्यता भी। 10 नवंबर 2008 को मालेगांव ब्लास्ट केस में मुंबई एटीएस शाहजहांपुर के दुपाड़ा गांव से दिलीप पाटीदार को पूछताछ के लिए इंदौर से मुंबई ले गई थी। 8-10 दिनों तक दिलीप के परिवार से मोबाइल पर बातचीत भी होती रही, लेकिन 17 नवंबर के बाद दिलीप जैसे गायब हो गए। एटीएस ने दावा किया कि उन्हें पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया, लेकिन वे ना तो घर लौटी और ना ही फिर कहीं दिखाई दिए। अब जब मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी आरोपी बरी हो चुके हैं, तब परिवार के मन में उम्मीद की लौ फिर से जल उठी है। पत्नी पद्मा पाटीदार और बेटा हिमांशु आज भी सवाल पूछ रही है, अगर सभी आरोपी निर्दोष हैं तो मेरे पति कहां हैं? हैरानी की बात है कि 17 वर्षों से एक भारतीय नागरिक गायब है और अभी तक कोई एजेंसी यह स्पष्ट नहीं कर पाई कि आखिर दिलीप पाटीदार को एटीएस ने कहां छोड़ा था। परिजनों ने इंदौर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक न्याय की गुहार लगाई, लेकिन जवाब नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट में अब भी क्षतिपूर्ति को लेकर मामला विचाराधीन है। दिलीप के बेटे हिमांशु की पीड़ा भी कम नहीं है। जब पिता को एटीएस लेकर गई थी, वह केवल 3 साल का था। अब वह जवान हो गया है, लेकिन पिता का चेहरा तक याद नहीं है। उसका साफ सवाल है, अगर मेरे पिता दोषी नहीं थे तो फिर वे क्यों लापता हैं? ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति के लापता होने का नहीं है, यह कानूनी और नैतिक जवाबदेही का भी मुद्दा है। क्या किसी नागरिक को केवल पूछताछ के नाम पर उठा लेना और फिर कोई ट्रेस न छोड़ना स्वीकार है? क्या अब जबकि सभी आरोपी निर्दोष साबित हो चुके हैं, दिलीप की तलाश फिर से नहीं होनी चाहिए? क्या एटीएस और सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वे दिलीप के परिवार को जवाब दें? दिलीप की पत्नी ने अब केंद्र सरकार से अपील की है कि वे मामले की पुनः जांच हो। उनका कहना है कि हम आज भी अपने आदमी के आने की राह देख रहे हैं। अगर वो नहीं रहे तो कम से कम सरकार यह तो बताए कि हुआ क्या था। मालेगांव केस की गूंज अब खत्म हो चुकी है, लेकिन दिलीप पाटीदार का इंतजार अभी भी जारी है। इंदौर से लेके गई थी भैया, और घर से ही उठा के लेके गई थी। तो आप किन क्या किराएदार के रूप में रह रहे थे? हाँ, राम जी कल संग्रह के मकान में किराए से रह रहे थे। उनसे एटीएस जब लेके गई तो आपकी कितनी बार बातचीत हुई उनसे? उनसे पापा की बात हुई 2 बार, 1 बार मेरी हुई थी बस। क्या बताया था उन्होंने आपसे? जब लेके गए तो उस दूसरे दिन मेरी बात हुई थी, तो बोला था कि मेरे को ये बॉम्बे लेके आए हैं और पूछताछ करके मेरे को छोड़ देंगे, इतनी बात हुई थी। और पापा से बोली थी कि पापा ये मेरे को बयान देने के लिए बोल रहे हैं, तो मैं क्या करूं? तो पापा ने तो ऐसा बोला था कि माँ की कंडीशन देख के तेरे हिसाब से कर ले। मतलब उसके बाद आखिरी बार बातचीत कब हुई? बस पापा यही हुई थी। 1 बार और हुई थी कि पापा ये मेरे को घर छोड़ जाएंगे और कपड़े वपड़े भी दिला दिए और ये आपकी साइन लेके जाएंगे, घर छोड़ने आएंगे जब। तो 2008 से आप उनका इंतजार कर रहे हैं? कर रहे हैं भैया, इंतजार तो करेंगे, मरते दम तक ही करेंगे। अब जैसे मालेगांव का फैसला आ गया है, हाँ, तो क्या उम्मीद है आपको इस बार? ये है कि मेरा तो सरकार से ये कहना है कि सब बरी हो गए तो मेरा पति कहाँ है? सरकार से यही मांग है कि कुछ हमारे लिए मदद करे, पिताजी को ढूंढने में मदद करे और एटीएस वालों पे उनकी जानकारी निकाले कि क्या करा क्या नहीं करा उन्होंने, उस समय क्या प्रेशर डाला उन्होंने या क्या कुछ गलत कर दिया हो तो वो बताए। कोर्ट वगैरह में चल रहा है जी, चल रहा है सुप्रीम कोर्ट, मानहानि का साथ में ढूंढने का जानकारी दे उसकी क्या हुआ। अब आप सरकार से क्या चाहते हैं? फैसला दिया गया है जी, तो उनका फायदा हो गया ना, साध्वी जी प्रज्ञा और ये इनका फायदा हो गया। अब पिताजी तो मेरे ले गए थे तो उनको कुछ पता ही नहीं था उस केस में, ये इन्वॉल्वमेंट नहीं बताया ना कि इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है क्या। बाकी एटीएस रात को लेके गई,
उसके बाद में कोई एसआईआर मुद्दे को लेकर संसद के दोनों सदनों में लगातार हंगामा जारी है। इस बीच लोकसभा और राज्यसभा को सोमवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दिया गया। इसी मुद्दे पर बीजेपी के वरिष्ठ सांसद जगदम्बिका पाल ने दिल्ली ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी से खास बातचीत में विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि क्या विपक्ष चाहता है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या को भारत में मतदान का अधिकार मिले। देखिए, लगातार दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदम्बिका पाल साहब से। पाल साहब, एसआईआर के मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई लगातार बाधित हो रही है, क्या कहेंगे आप? नहीं, सदन जानबूझ करके विपक्ष बाधित कर रहा है। आखिर एसआईआर अभी कौन सा मुद्दा है? हर आम चुनाव के पहले ये चुनाव आयोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है कि वो डोर टू डोर वोटर को वेरीफाई करे और वोटर को वेरीफाई करने के बाद उनको अगर 18 साल का कोई नौजवान हो गया है, चाहे लड़का हो या लड़की, उसको मतदाता सूची में उसका नाम अंकित हो। किसी व्यक्ति की या किसी महिला की अगर मृत्यु हो गई तो उसका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट करें। किसी का एक जगह से स्थानांतरण दूसरे ज़िले में हो गया, बाहर हो गया, तो उसका नाम डिलीट हो। तो आज ये काम अगर डोर टू डोर वेरीफाई कर रहे हैं, इसमें भी अगर किसी को एतराज़ होगा तो उसको 1 महीने का समय होगा। आज चुनाव आयोग ने इस बात का वक्तव्य दिया है कि किसी को कोई आपत्ति मतदाता सूची को लेकर के होगी, उसका सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। तो आखिर एक निष्पक्ष और एक स्वतंत्र चुनाव कराने की प्रक्रिया की जो जिम्मेदारी चुनाव आयोग की वो कर रही है, तो इस पे किस बात का डिस्कशन? लेकिन अगर कोई रोहिंग्या, बांग्लादेशी, विदेशी अवैध रूप से मतदाता बन गया है तो वो नहीं, क्योंकि भारत की मतदाता सूची में केवल भारत का नागरिक होगा। वो भारत का नागरिक हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, वो सभी मतदाता बनेंगे और सभी वोट के अधिकारी होंगे। लेकिन कोई रोहिंग्या और बांग्लादेशी और विदेशी नहीं बन पाएगा। तो अगर उनके नाम काटे जा रहे हैं तो आज विपक्ष को पीड़ा हो रही है, ममता को पीड़ा हो रही, तेजस्वी को पीड़ा हो रही है कि ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि एसआईआर ये केवल बिहार में नहीं होगा, आगे भविष्य में सभी राज्यों में लागू होगा। आप उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं और आपके उत्तर प्रदेश से आते हैं अखिलेश यादव, वो लगातार आप पर हमले कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही आप लोग करेंगे, उनकी सरकार न बने इसके लिए, रोकने के लिए। क्या वो बांग्लादेशी से अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, रोहिंग्या से बनाना चाहते हैं, नेपाली से बनाना चाहते हैं, विदेशी से बनाना चाहते हैं, या भारत के नागरिक से? पहले ये लोग चुनाव में हार का ठीकरा ईवीएम पे फोड़ते थे। पहली बार बिहार के चुनाव के पहले विपक्ष ने हार स्वीकार कर लिया और आज वो ठीकरा किस पे फोड़ रहे हैं? मतदाता सूची पे। धन्यवाद। तो वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं जगदम्बिका पाल साहब, इन्होंने इंडिया गठबंधन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो भारत का नागरिक है वही वोट कर सकता है, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को किसी भी कीमत पर मतदान का अधिकार नहीं है। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। अब आपको एक ऐसी पहल के बारे में बताएंगे जो न केवल हमारी परंपरा को सम्मान देती है बल्कि पर्यावरण और स्वदेशी रोजगार को भी एक नया जीवन देती है। बात हो रही है संपूर्णा संस्था की, जिसने भगवान की पवित्र पोशाकों के पुनर्चक्रण को एक सार्थक आंदोलन बना दिया है। हर साल लाखों वस्त्र मंदिरों में भगवान को पहनाए जाते हैं, लेकिन त्योहारों और मौसम के बाद इन्हें फेंक दिया जाता है। पहले ये कपड़े नदियों या पेड़ों के नीचे छोड़ दिए जाते थे, अब यही परंपरा प्रदूषण और बर्बादी की वजह बन चुकी है। इसी चुनौती को सेवा में बदला पुनः अर्पित परियोजना ने। संस्था की लाभार्थी महिलाएं इन कपड़ों से पूजा थैले, आसन, पोटलियां और बच्चियों के वस्त्र जैसे सुंदर उत्पाद तैयार कर रही हैं। ये सिर्फ एक परियोजना नहीं, श्रद्धा का पुनर्जन्म है जिसमें भक्ति, स्वदेशी और महिला सशक्तिकरण तीनों एक साथ चलते हैं। देखिए हमारी संवाददाता मीनाक्षी श्रेयान की एक खास रिपोर्ट, जहां संपूर्णा की संस्थापिका डॉक्टर शोभा विजेंद्र खुद बताएंगी कैसे भगवान के वस्त्रों से बदल रही हैं जिंदगियां।
सावन का महीना चल गया है, त्योहारों का आगाज हो गया है और अब कई त्योहार आने वाले हैं, जिसमें से एक नवरात्रि होगा, गणेश चतुर्थी होगी, जिसमें आखिर में जो है मूर्ति विसर्जन होता है। भगवान की मूर्तियों के साथ वेस्ट मटेरियल होता है, जिसको रिसाइकल करती है एक संस्था जिसका नाम है संपूर्णा। उन्हीं की अध्यक्ष जो है हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद है डॉक्टर शोभा वीरेंद्र जी। शोभा जी, आपने जो ये ठानी है, ये किस तरीके से आपको प्रेरणा मिली, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, कब आपने ये सोचा कि आपको ये करना चाहिए? देखिए, मैं एक प्रोफेशनल सोशल वर्कर हूँ। मैंने अपना मास्टर्स पीएचडी सोशल वर्क में की है और हम लोग प्रकृति और नारी इस विषय पर काम करते हैं। माइक्रो एंड मैक्रो दोनों लेवल पे काम करते हैं। पिछले 10 साल से हम लोग जो हैं पुराने कपड़ों पे भी काम कर रहे थे, थैले बनाते थे। एक दिन हमने देखा कि उन पुराने कपड़ों के अंदर जो किसी ने डोनेट किए, उसके अंदर हमें 2 गट्ठर भगवान जी की पोशाकें भी मिले। जैसे ही हमने उसको खोला, हमने कहा अरे वाह, ये तो बड़े अमेजिंग कलर हैं, ये कौन से कपड़े हैं। हमने सब लोग इकट्ठे हो गए, देखा कि वो तो भगवान के वस्त्र हैं। तो क्या करना चाहिए इसका, क्योंकि पुराने कपड़ों से तो हम उत्पाद बनाते हैं, जैसे थैले बनाते हैं और अन्य सामान बनाते हैं। तो निर्णय हुआ कि नहीं, हमें इसके लिए भी कुछ करना चाहिए इसमें भी। तो हमने फिर भगवान जी के जो है थैले इसके अंदर बनाए, राम सौभाग्य थैले, सीता। और जो भगवान जी के वस्त्र होते हैं काफ़ी खूबसूरत भी। अरे बहुत खूबसूरत, देखिए ना, पूरा मन प्रसन्न हो जाता है। और न जाने कितने महीनों तक इसके ऊपर सुबह शाम की आरती होती है, मंत्र उच्चारण होता है, तो वैसे ही ब्लेस्ड होते हैं। फिर इसका जब सारा अध्ययन किया गया तो पाया कि देश के अंदर 10 लाख मंदिर हैं और इन 10 लाख मंदिर के अंदर कम से कम 4 बार, मिनिमम 6 बार, अधिकतर जो है मैक्सिमम भगवान जी के वस्त्र जो हैं उनको बदला जाता है, त्योहार के अनुसार भी, पर्व के अनुसार भी और मौसम के अनुसार भी। अब आप देखिए कि और जो ये पोशाक होती है, ये 5,000 से लेके 50,000 तक होती है। तो इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी सुंदर, इतनी महंगी और इतनी सुसज्जित और मंत्रों से जो ओतप्रोत हो, ऐसी जो भगवान की पोशाक है, वो कई लोग कई बार किसी विकल्प के अभाव में मंदिर से बाहर रख देते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ देते हैं, नाले और नदियों में बहा देते हैं। मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगी आपके माध्यम से, एक समय में हमारी परंपरा ऐसी रही है, लेकिन उस समय में ना तो भगवान की मूर्ति ही कोई सिंथेटिक होती थी, ना ही जो है भगवान जी की पोशाक सिंथेटिक होती थी। आज भगवान जी की पोशाक सिंथेटिक भी है, उसके अंदर प्लास्टिक भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में हम अगर उसको नदी में डालते हैं, नाले के अंदर डालते हैं, तो आप सोचिए हम कितना नदी और नाले का प्रदूषण फैला रहे हैं। तो संपूर्ण ने ठाना कि हम एक पंथ 6 काज करेंगे। ये करके हम भगवान जी की पोशाकों को रिसाइकिल और रीयूज़ कर रहे हैं। हम ऐसी बहनें जो इससे अपना रोजगार चला रही हैं, उनको हाथ ना फैलाएं वो किसी के आगे, उसकी जगह थोड़ी सी सिलाई सीखकर अपने घर को चला सकती हैं। ये सर्कुलर इकोनॉमी का आप सोचिए ना, अरबों के अंदर ये खर्चे होते हैं। तो ये सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर एक महत्वपूर्ण हमारा बिंदु है, महिलाओं को काम मिलता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारी आस्था और विश्वास है वो दोबारा पुनः जागृत होता है, और वो पुनः जब एक थैले के रूप के अंदर आ जाता है तो वो फिर से उपयोगी हो जाता है। और जो भी व्यक्ति इसको लेता है वो अपने घर में, चाहे वो पूजा की किताबें रखें, चाहे कथा की किताबें रखें, चाहे वो उसको किसी भी तरह से यूज़ करे, लेकिन जब वो उसको यूज़ करता है तो उसमें केवल और केवल पवित्रता ही पवित्रता होती है। आपने देखा होगा कि जब हम भगवान जी के दर्शन के लिए मंदिरों में जाते हैं तो लाखों की भीड़ होती है, और उन लाखों की भीड़ में गरीब लोगों ने एक जो है पन्नी बोलते हैं, प्लास्टिक की थैली को पकड़ा होता है। संपूर्णा का सपना है कि प्लास्टिक की थैली से जो विकल्प है उसका, वो हर गरीब के हाथ में ये भगवान जी का एक थैला मैं थमा दूं, जिससे जो वो प्रसाद है, अपनी चाबी है, अपना खाना है, वो इसके अंदर रखें। जब किसी दादी के हाथ में ये थैला जाएगा तो हमेशा ही वो इसको अपने दिल से सहेज के रखेगी, क्योंकि इसके अंदर भगवान भी मौजूद हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और मैं इसको दिल्ली नहीं पूरे देश के अंदर लाना चाहती हूँ। और मैं सारे मीडिया से भी यहाँ पर ये अनुरोध करूँगी कि ये जो इतना बड़ा प्रकल्प हमारे देश का है, हमारी संस्कृति का है, हमारे सनातन का है, ये हमेशा हमेशा के लिए लोगों के हृदय में विराजमान रहे, और इसका जो विसर्जन करके हम प्रदूषण फैला रहे हैं उसमें रोक हो।
आपने एक सुविचार के साथ ये कार्य शुरू किया है, कितनी महिलाओं को रोजगार मिल पा रहा है अभी फिलहाल? देखिए, अभी हमारे इस ग्रुप के अंदर अभी हमारे 3 सेल्फ हेल्प ग्रुप इस पे काम करते हैं जो लगातार काम करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई बड़ा काम होता है, जब वस्त्र ज़्यादा आ जाते हैं, तो ऐसी 150 महिलाएं हैं जो पिछले 3-4 साल से कपड़े के थैले बनाने और अन्य उत्पाद, जैसे हम पोटली बना रहे हैं, दरी बना रहे हैं, आसन बना रहे हैं, बुक कवर बना रहे हैं, तो उसके काम में लगी हुई हैं। और मंदिरों की तरफ से भी आपको कोई सहयोग या सरकार की तरफ से भी कोई सहयोग मिलता है? देखिए, सरकार का तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ बड़ी आना ही नहीं चाहिए, आस्था का प्रश्न है, इसमें सरकारें क्या करेंगी। लेकिन हाँ, मंदिरों से हमें सहयोग मिलता है। जहाँ तक भी हमारी बात पहुँचती है तो मंदिर भी और पुजारी लोग भी ये सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा एक विकल्प है, तो वो तुरंत अपने आप से भी देने आते हैं और कभी हम भी उनसे मंगवा लेते हैं ये वस्त्र। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर शोभा वीरेंद्र जी। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मीनाक्षी श्रेयांश, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।